मोदी जी ने जो आग्रह किया है वो एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन जैसी साउंड करती है। तो गोल्ड पर इसका इम्पैक्ट नजर आता है आपको अभी? बिल्कुल आता है। देखिए, अब गोल्ड को दो तरीके से आप देख सकते हैं। गोल्ड को ना एक हेज के हिसाब से देखा जाता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में। जब भी महंगाई बढ़ती है, बड़े लोगों का पैसा कहीं ना कहीं सोने पे जाता है। लेकिन यहीं पे विजय थलापति जी एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई जरूरी नहीं है, आपका अगर एक्टिव इनकम भी ज्यादा है तो भी आप अच्छा खासा वेल्थ बना सकते। उन्होंने स्टार्टिंग भले 500 रुपए से करी होगी, लेकिन आज उन्होंने जो लास्ट मूवी साइन करी उसके 222 करोड़ रुपए वो ले रहे हैं। हमारे देश में अगर आपकी टोटल नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आप टॉप 1% में आते हैं पॉपुलेशन के, टॉप 1%। और आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आपके अकाउंट में या सारे एसेट्स मिला के 30 करोड़ से ज्यादा तो आप टॉप 0.01% में आते हैं। लेकिन विराट कोहली को अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ वो ऑलरेडी अभी भी नजर आते हैं, पर जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो रोजर फेडरर जैसे लोगों को चुनते हैं। ब्रांड के पर्सपेक्टिव से देखिए, ब्रांड को एट द एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा, जो बिलियनर्स होते हैं बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करने लगे हैं। लाइक मैंने अगर उनके कपड़े, वो प्लेन टी शर्ट कैरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे वो भी प्लेन टी शर्ट पहनते थे, लेकिन उनके पास 7 कॉपी सेम टी शर्ट की थी। आज हमारे देश के सबसे रईस इंसान की अगर हम बात करें वो भी प्लेन शर्ट पहनते हैं, बट फर्क इतना है कि उनकी एक शर्ट 1,20,000 1.5 लाख रुपए की होती है। एक बिजनेसमैन अपने बच्चे को बचपन से ही ऐसी कौन सी बात है जो सिखाना शुरू कर देता है? पैसा कैसे बनाना है, इन्वेस्ट करना है, वो एक रईस इंसान सिखाता है। मिडिल क्लास सिखाता है सेव कैसे करना है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अभी जो करंट सिचुएशन है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर कि आप ना वर्क फ्रॉम होम करिए। कोविड में भी तो हमने ये सारी चीज़ें की हैं। कहा कि आप कम तेल का इस्तेमाल करिए, सोना 1 साल तक आप मत खरीदिए। बहुत सारी चीज़ें देशवासियों से उन्होंने अभी कही। क्या इंडिकेट कर रहा है उनका ये स्टेटमेंट? हमको समझना पड़ेगा जो प्रॉब्लम्स हमारा देश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फेस कर रहा है, सिमिलर नेचर में काफी सारे देश फेस कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे देश का एक बहुत बड़ा इशू है पोल्यूशन। हम आज जहां पर बैठे हैं वहां पर आपको भी पता है क्यों है कि क्या हालात होते हैं। चाइना भी हमसे बदतर हालत में था आज से 20-30 साल पहले, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसीज में चेंज करी, उन्होंने फॉरेस्टेशन पे फोकस किया, उन्होंने इंडस्ट्रीज पे स्ट्रिक्ट रूल्स लागू किए, जिसके चक्कर में वो सॉल्व हुआ। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी ने जो आग्रह किया है वो एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन जैसी साउंड करती है। कहीं ना कहीं हमें उसे फॉलो करना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। जैसे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊं, काफी सारे हमें जो व्यू कर रहे होंगे वो इंटरनेशनल ट्रिप्स करना पसंद करते हैं आजकल, वेकेशन का आजकल, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फोटोज डालनी है तो उसका काफी क्रेज चला हुआ है। लेकिन आप, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, अगर थाईलैंड जा रहे हैं, अगर आप 5,000 रुपए का थाईबट 5,000 रुपए लेके जाते हैं और उसको थाईबट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक XYZ करेंसी बन जाएगी बेस्ड ऑन कन्वर्जन। लेकिन उसी थाईबट को आप जब रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो आप जान के हैरान हो जाएगा वो 3,000 रुपीज होगा, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन रेट्स। सो प्रॉब्लम पॉलिसी के बेसिस पे है, प्रॉब्लम है रुपी डिप्रिसिएशन हो रहा है, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता जा रहा है, काफी सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज नेसेसरी इज, ऑब्वियसली आम इंसान को तो इस पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बट अंटिल अनलेस पॉलिसीज वहां पर फिक्स नहीं होंगी तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो गोल्ड पर इसका इम्पैक्ट नजर आता है आपको अभी? बिल्कुल आता है। देखिए, अब गोल्ड को दो तरीके से आप देख सकते हैं। गोल्ड को ना एक हेज के हिसाब से देखा जाता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में। जब भी महंगाई बढ़ती है, बड़े लोगों का पैसा कहीं ना कहीं सोने पे जाता है। लेकिन आप इसको इस हिसाब से भी समझिए कि जो होर्डिंग करी गई है गोल्ड की, सबसे ज्यादा अभी अगर गोल्ड कोई लास्ट 4-5 साल से एक्यूमुलेट कर रहा है वो है चाइना। बहुत ज्यादा उन्होंने गोल्ड के रिजर्व्स रखे हुए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो एक आत्मनिर्भरता थी डॉलर पे वो घटती जा रही है, लोगों का विश्वास डॉलर से घटता जा रहा है। और उन लोगों को पता है कि भाई कहीं ना कहीं गोल्ड ही एक ऐसी चीज है जिसकी रिजर्व्स हर कंट्रीज मेंटेन कर रही हैं, और ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। तो आने वाले समय में ऑब्वियसली गोल्ड के दाम इस चक्कर में बढ़ने तो है ही। देयर इज डिमांड सप्लाई का गेम है। देखिए, अगर किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, मतलब मान लीजिए एक दुकान है, उस दुकान में सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट्स हैं, पर उस 10 प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, लाखों लोग डिमांड कर रहे हैं, तो वो हर प्रोडक्ट को वो लाखों रुपए में बेच सकता है। लेकिन मान लीजिए उसके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ सेम प्रोडक्ट है और वहीं पर 50,000 लोग हैं, तो वो सस्ते दाम में भी बेचेगा उन सारे को, 2-2 रुपए का, 2-2 रुपए का वो बेचेगा। तो सेम डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। गोल्ड कहीं ना कहीं जो वो गोल्डन चीज बोलते हैं, माइनिंग करना इतना आसान नहीं होता है, काफी सारी चीजें, फीचर्स होती हैं, लिमिटेशंस होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो यस, इन सारे चीजों के चक्कर में प्लस मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दी वो यही चीज दिखा रही है कि अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो गोल्ड के दाम भी बढ़ेंगे। अभी तमिलनाडु में हमने देखा विजय थलापति ने सीएम के तौर पर शपथ ली। बड़ी बात है कि 2 साल में आपने इतनी अचीवमेंट, कह सकते हैं कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद आपने एक बड़ा गोल अचीव किया। लेकिन मैं अभी उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रही थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन एक चीज मैंने देखी कि वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में 19 लाख रुपए, है ना? जरूरी नहीं है कि ये सच हो, आप जो प्रिटेंड करते हैं उससे अलग चीजें हो सकती हैं, जाहिर सी बात है।
तो आपको ये क्या नजर आता है? ये सिर्फ एक तरह से पॉलिटिकल इमेज बिल्ड के तौर पर वो दिखाना चाहते हैं कि लाइक मैं भी एक आम इंसान की तरह हूँ? देखिए 650 करोड़ अगर किसी के अकाउंट में कैसे भी हो तो वो आम इंसान तो नहीं होता है, ठीक है। Right. अब आप इस चीज में समझिए, बहुत तर्क वितर्क हो रहा है कि केवल 19 लाख रुपए, बट ये एक हकीकत भी दिखा रहा है सोसाइटी की। ये हकीकत ये दिखा रहा है कि लास्ट 5-6 सालों में हम्म, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स आए, काफी सारे टीवी चैनल्स आए जिन्होंने एक रास्ता बताया कि अगर आपको वेल्थ बनाना है तो मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहीं पे विजय थलापति जी एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है, आपका अगर एक्टिव इनकम भी ज़्यादा है तो भी आप अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग भले ही 500 रुपये से करी होगी, लेकिन आज उन्होंने जो लास्ट मूवी साइन करी उसके 222 करोड़ रुपए वो ले रहे हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए। सो द पॉइंट ओवर हियर इज कि डिबेट भी कौन कर रहा है सोशल मीडिया पे। सबसे ज़्यादा जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि अरे भाई अगर तुमने इतना कैपिटल प्रिजर्वेशन की जगह कंपाउंडिंग में लगाया होता तो इतना बनता उतना बनता। अरे भाई साहब, आप लोग अपने अकाउंट में देखो, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए होंगे और आप ज्ञान दे रहे हैं 650 करोड़ वाले को। पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यस, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई काटेगी, लेकिन आप स्टैटिस्टिक्स देखिए। हमारे देश में अगर आपकी टोटल नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आप टॉप 1% में आते हैं पॉपुलेशन के, टॉप 1%। और आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आपके अकाउंट में या सारे एसेट्स मिला के 30 करोड़ से ज्यादा तो आप टॉप 0.01% में आते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ही इज ऑलरेडी स्टैंडिंग इन 0.01%। उनको ये सारी चीजें, हो सकता है उनका माइंडसेट ऐसा बना है बिकॉज ऑफ हिज अपब्रिंगिंग कि वो कैपिटल प्रिजर्वेशन पे करते हैं। तो अगर आप उनका बाइफर्केशन देखेंगे तो 300 करोड़ तो कहीं ना कहीं उनके सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में आफ्टर टैक्स। सो ये ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो एक, ऑब्वियसली देखिए पॉलिटिकल गेम्स में होता है, आपको थोड़ा इमेज वैसे रखनी पड़ती है, बट जो उन्होंने बताया है वो ये गलती नहीं करेंगे ये बता के कि भाई मैंने मार्केट में सिर्फ अगर 19 लाख या 20 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि उनको भी पता है पैन कार्ड नोटिस करा जा सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटर कहीं से भी जाके निकाल सकता है अगर उनके हाथ में बहुत इक्विटीज़ है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत होंगी, प्रॉपर्टीज़ में वैल्यूएशन ऊपर नीचे हो सकता है उनके खेत बहुत होंगे, लैंड प्रॉपर्टी, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एसेट क्लास आपको जान के हैरानी होगी, इवन बॉलीवुड की अगर हम बात करते हैं, बॉलीवुड में अदर देन अमिताभ बच्चन जो पब्लिकली नोटिस्ड हैं कि बहुत अच्छा उनका इक्विटी में एक्सपोजर रहता है, हार्डली बॉलीवुड स्टार्स हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, स्टार्टअप्स में आजकल काफी इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह की बात करें तो सुपर यू नाम का एक प्रोडक्ट है जिस पर उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, 100 करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन है, प्रोटीन मार्केट में वो उतर चुके हैं। दीपिका पादुकोण ने किया हुआ है, प्रियंका चोपड़ा, इन सब ने अपने खुद के मेकअप ब्रांड्स कहीं ना कहीं लॉन्च किए हुए। तो ये लोग स्टार्टअप के थ्रू इन्वेस्ट किए हुए हैं, कायरा जी ने किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। लेकिन आप डायरेक्ट इक्विटी की बात करें या म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो की बात करें तो बहुत कम लोग आपको बॉलीवुड में भी दिखेंगे। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम टॉलीवुड? ये जो चेंज हो रहा है, लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है इक्विटी का, ये अब एक वेव आई है 2020 के बाद, जब अचानक से इतना डीमैट अकाउंट खुला है, लोगों को समझ में आने लग गया। सो कहीं ना कहीं इन लोगों के जो शायद फाइनेंशियल एडवाइजर हैं विजय जी के, वो शायद उनको सजेस्ट नहीं करते और इसने उन्हें इन्वेस्ट नहीं किया, दैट्स ओके। लेकिन मेरा अगेन वही पॉइंट है, 650 करोड़ कम नहीं होते, ही इज इन 0.01%। तो वो अगर इक्विटी में डालना चाहे तो इक्विटी में डालना चाहे, वो मटका में डालना चाहे मटका में डाले, कहीं ना कहीं उनके पास इतना पैसा है, ही इज वेल टू डू इन दैट। लेकिन एक चीज मैंने बहुत अच्छी देखी उनके साथ कि मैं अभी देख रही थी कि उनके पास मारुति सुजुकी भी है, 5 लाख की कार। बट आप देखिए 5 लाख की कार है, लेकिन वो हर दिन, जब से ये इलेक्शन वाली चीज हुई, हर दिन एक नई गाड़ी के साथ निकल रहे हैं। हाँ। कोई 50 लाख की गाड़ी, कभी 1 करोड़ की गाड़ी है। तो ही इज ऑब्वियसली, देखिए पॉलिटिक्स में एक समथिंग देयर इज कॉल्ड पॉलिटिकल ब्रांडिंग। उनको नरेशन वैसा सेट करना पड़ता है कि हम आम इंसान है, आम इंसान के लिए बात करेंगे। हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो स्टेज पे है, एक टेबल खिसकाने वाला कोई नहीं है, वो सीएम बनने के बाद भी वो टेबल खिसका रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों का नेचर भी होता है और कहीं ना कहीं ये लोग रिलेटेबल भी बनना चाहते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कोई चीफ मिनिस्टर अगर हर जगह सिर्फ जेट्स में घूम रहा है, कहीं ना कहीं वो सिर्फ लैविश लाइफस्टाइल दिखा रहा है, तो वो चीज ना ही ज्यादा टिकेगी। तो यस, पॉलिटिकल ब्रांडिंग भी है, बट लेट्स फेस इट, ही इज वेल्दी, लेट हिम बी वेल्दी। हम लोग को कोशिश करनी चाहिए, इससे सीख है कि भाई अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाइए, अपने प्रोफेशन से भी पैसा बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उसके बाद आपको जो करना है आप वो करो उस पैसे के साथ। लेकिन ये सच में बहुत बड़ी बात होती है कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। इवन मैंने इससे पहले ऐसी चीजें देखी भी नहीं है कि मतलब 2 साल में आपने इतनी ग्रोथ की। और मैं एक और चीज देख रही थी कि उनके जो फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर अभी भी वो सेम ही है। मतलब एक तरफ राघव चड्ढा थे तो मैंने उनके फॉलोवर्स देखे कि उन्होंने गिरते हुए देखे थे या बढ़ते हुए देखे? अब वो तो वही जाने की फेक है या रियल है। हाँ हाँ। बट मतलब इतनी जल्दी मैंने देखा 3-4 लाख के आसपास फॉलोवर्स, तो उनके झटाझट जैसे उन्होंने वो फैसला लिया तभी गायब। 40 लाख गए थे, 3-4 हाँ, लाख। नहीं मैंने जब उन्होंने ये अच्छा, फैसला जैसे लिया ही लिया। तुरंत ही मैंने Okay, देखा, okay. तो उसके बाद तो वो फिर वो गिरते गए।
तो मिलियंस में फॉलोवर्स तो गायब हुए, बट मैंने ये चीज इनके साथ देखी कि मतलब फैंस भी वैसे ही है कि मतलब एक ट्रस्ट ही, या तो आप कह सकते देखिए हैं। हाँ, साउथ में ना एक कल्ट की बहुत अहमियत होती है। वहाँ के आप हम्म। सुपरस्टार्स देखिए, वो जब मूवीज स्टार्ट भी होते हैं, सुपरस्टार रजनीकांत, सुपरस्टार थलाइवा, विजय थालापति, इस तरह से वो चलते हैं। तो वहाँ पर कल्ट फॉलोइंग है, वी कैन नॉट डिनाई दिस थिंग। बढ़ने घटने की बात हुई तो देखिए, आप समझिए, ये सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ये अपना अकाउंट खुद भी मैनेज नहीं करते हैं। इनके खुद की बड़ी टीम रहती है, डिजिटल एजेंसीज रहती हैं, विच हैव टू मेक श्योर कि सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं ड्राइव होते हैं कि हाँ, हमें इतने मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, इतने मिलियन लोग अनफॉलो कर रहे हैं। आपने जब ये एक मिनिस्टर की बात करी तो उनने जब ये खबरें जब से उनकी आई, जब उन्होंने पार्टी बदली, तो आप देखिए अचानक से जब मिलियंस मिलियंस जा रहे थे, अचानक से किसी किसी दिन बैलेंस आउट भी हो जा रहे थे। और लोगों ने काफी वीडियोस भी बनाई कि जब क्लिक करके देखा तो ये अकाउंट तो भैया अप्रैल में ही बना है, मार्च में ही बना हुआ है, तो फेक अकाउंट है, ये सारी चीजें। सो दिस इज वेरी नॉर्मल इन द पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड बॉलीवुड बैकग्राउंड की परसेप्शन ड्राइव करने के लिए फॉलोअर्स लेना बेचना, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। बट एट द एंड व्हाट मैटर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि विजय जी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जीते हैं। लेट्स नॉट डिनाई दिस थिंग कि साउथ में उनकी काफी कमांड है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ बजट जो उनके कैंपेन में यूटिलाइज किए गए हैं वो ट्रेमेंडस थे। आप लोग जाके डेटा चेक कर सकते हैं, बहुत करोड़ ऑफ पैसा यहाँ पर बहाया गया है, तभी ये सारी चीजें की गई हैं। और तीसरी चीज है, एक कॉमन मैन जैसी पर्सनालिटी आपको रखनी पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज आप रिलेटेबल ही नहीं रहोगे। तो वो रहेगा, आने वाले समय में पता चलेगा कि ये कितने पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, तो आके ही पता लगेगा। एग्जैक्टली। अभी आती हूँ मैं एक और चीज पर। अभी मैं एक कई बार भी इससे पहले मैं पॉडकास्ट कर चुकी हूँ, तो ज्यादातर लोग एक रूल फॉलो करते हैं, 50-30-20 वाला। आप बिलीव करते हो क्या इस पे? मतलब ये एग्जैक्टली एसेट एलोकेशन के हिसाब से बोल हाँ, रही हैं या किस हिसाब नहीं से? नहीं नहीं, अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है या लाइक मार्केट में करना है, कहीं भी करना है, तो उस हिसाब से मेरे को यार ये देखिए, समझना मेरा है। मानना है कि मार्केट में कमाने के 100 तरीके हैं। प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे लोग किसी एक को देखते हो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, हम इंटरनेशनल नेशनल मार्केट्स की बात करते हैं। जिम साइमंस नाम का एक ट्रेडर था, उन्होंने कोई ये 50-80-30-20 कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्वांट सीखा, क्वांट मैथमेटिक्स सीखा, उन्होंने ट्रेडिंग करी, 30 साल तक 66% से ज्यादा का रिटर्न बनाया, एनुअलाइज कंपाउंडिंग रिटर्न विच इज मोर देन वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट सर ने केवल वैल्यू बाइंग की, बेंजामिन ग्राहम जी को फॉलो किया, और वो लास्ट इतने सालों से सबसे बड़े इन्वेस्टर बने रहे। हमारे देश में विजय केडिया जी, उन्होंने केवल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया। वो सीधे कहते हैं कि मेरा और किसी एसेट क्लास में कोई 20-30 कुछ नहीं, 100% इक्विटी में बैठा हूँ, और उन्होंने वहां से इतना बड़ा 2000 करोड़ तक का वेल्थ बनाया। रामदेव अग्रवाल सर की बात करें, वॉरेन बफेट सर के फैन, उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की थी। रमेश दम्मानी सर की बात करें तो उन्होंने केवल आईटी स्टॉक्स, इन्फोसिस के बारे में जब कोई नहीं पूछता था, आईपीओ फेल हो रहा था, उस समय पे इन्होंने सारा पैसा इन्फोसिस से बनाया। राकेश झुंझुनवाला जी, जो लेट राकेश झुंझुनवाला जी, अगर आप उनकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो उन्हें काफी रिस्की ट्रेड्स दिए। 1988 की समय है, सब लोग एक जगह पर बैठे हुए हैं, बजट का डिस्कशन हो रहा है, हर कोई नेगेटिव है, केवल राकेश जी हैं बोले नहीं ये पॉजिटिव आएगा। उस समय तक उन्हें 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे, 1.5 करोड़, पूरा का पूरा पैसा उन्होंने लगा दिया एक ही बजट पे। अब एक ही चीज थी, या तो अगले दिन उनके हवाले निकल जाते, या तो वो सुपरस्टार बन जाते। अगले दिन बजट उनके फेवर में आया, 21 करोड़ रुपए, 21 करोड़ रुपीज अकाउंट में आ गए। कहाँ गए वो लोगों की थ्योरी की पूरा पैसा एक एसेट में? मतलब पॉइंट ये है, सबके बनाने के तरीके अलग हैं। एट द एंड कुछ प्रिंसिपल सेम होते हैं। कन्विक्शन के साथ आपको पोजीशन अपनी बढ़ानी पड़ती है। जिस एसेट क्लास में आपका विश्वास है आप उस पर। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में 2008 में पैसा लगाया और आज करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन काफी सारे लोग हैं जिन्होंने 2024 में क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगाया और वो सड़क पे भी आ गए हैं। तो पॉइंट ये है, टाइमिंग सही अगर हो, कन्विक्शन सही हो, तो ये 20-30-40-50 कुछ नहीं। हाँ देखिए, आम इंसान को समझना पड़ेगा कि उसके पास वो नॉलेज, वो रिसोर्स, वो एक्सेस नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि तुम बैलेंस रहो, डाइवर्सिफाइड रहो, कि भाई थोड़ा सा आप गोल्ड में रखो ताकि हेजिंग आपकी हो जाए, ताकि अगर सारा मार्केट भी गिरे तो गोल्ड उतने तेजी से नहीं गिरता है, तो साइकोलॉजिकली आपको बैलेंस मिलता है, कुशन मिल जाता है। अगर आप सारा पैसा इक्विटी में डालोगे तो इक्विटी वॉलेटाइल होता है। हाँ, आपके अंदर सही में अगर शेयर का गुर्दा है, आपको पता है कि भाई अगर मैं 25% भी आज डाउनफॉल पे हूं तो मैं ऊपर जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे लोग बोलते हैं इक्विटीज में बहुत पैसा बनता है, भाई इक्विटीज में लगाओ, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। Amazon का स्टॉक जब लिस्ट हुआ था, लिस्ट होने के बाद जब .com बबल फूटा, 90% ऊपर से नीचे गिर गया था। उसके बाद वो अपने लाइफ टाइम में 3 बार 50% से ज्यादा ऊपर से नीचे गिरा है। आज हम बात करें 100 टाइम्स 100x पैसा बना है, कितने लोगों के अंदर वो जान होती कि जब वो 90% गिर रहा है कन्विक्शन के साथ उसको होल्ड करते हैं? हार्डली यू विल फाइंड एग्जांपल। विप्रो का सब एग्जांपल देते हैं, अगर तुमने एक समय पे 10,000 रुपए लगाए होते तो 70,000 करोड़ रुपए, पता नहीं कितने 700 करोड़ रुपए कमाए होते। भाई साहब, कितने लोगों के पास 30 साल पहले इतनी अक्ल थी कि स्टॉक मार्केट में, आज लोग 6% लोग लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उस समय पे तो हार्डली। वो सामने वाले पार्टी से जब पूछा तो उसने खुद ने बोला था मेरे को कुछ पता नहीं था, मैंने रिस्पेक्ट के कारण, क्योंकि मेरे घर वालों को इन्होंने नौकरी दी थी, इसलिए मैंने उस शेयर को आज तक कुछ नहीं छुआ, और वो स्प्लिट्स बोनस डिविडेंड मुझे भी नहीं पता था इतना पैसा बनेगा, बन गया ना। पॉइंट है, देखिए ये सारा
सब बताने के जुमले रहते हैं, 30%, 40%, 50%, हर किसी को अपनी दुकान चलानी है, सिंपल सी बात है। एट द एंड आपको अपनी पर्सनैलिटी समझनी है, आपका ड्यूरेशन समझना है, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई जरूर रहना है नॉर्मल इंसान को, क्योंकि आपके पास लिमिटेड इनकम सोर्स होती है कि जॉब से आ रही है, प्रोफेशन से आ रही है, और उसको आप चैनलाइज सही तरीके से करोगे तो पैसा बनेगा। अच्छा, विराट कोहली के फॉलोअर्स मैंने देखे 234 मिलियन, ठीक है। उधर फिर दूसरी तरफ अगर मैं देखूं रोजर फेडरर, हाँ, उनके फॉलोअर्स 13 मिलियन के आसपास, ठीक है। लेकिन जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, रोजर फेडरर, उनके कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके फेस है, जिसमें आप रोलेक्स ही ले लीजिए। लेकिन विराट कोहली को अगर हम देखते हैं तो या तो उनकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए बहुत सारे ब्रांड्स के साथ वो ऑलरेडी अभी भी नजर आते हैं, पर जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो रोजर फेडरर जैसे लोगों को चुनते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या नजर आता है? क्या उनको ये पता है कि अगर ऑब्वियस है भारत के हैं वो, क्रिकेट जो लोग देखते हैं, बड़े फैन फॉलोइंग है विराट कोहली की। सिंपल सा आप देखिए ना, हाँ। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आप देखिए, भारत में एक एवरेज इंसान साल का 2 लाख रुपए कमाता है, 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है। ग्लोबल प्रेमाइसिस में जाए, जैसे जापान में चले जाए तो एवरेज 25-30 लाख रुपए साल का कमाते हैं। यूएस में चले जाए अगेन 15-20 लाख कमाते हैं। अब चाइना में चले जाए, वो भी हमसे ऑलमोस्ट हमारे इधर से डबल वहाँ के लोग कमाते हैं। तो पॉइंट है, आप खुद सोचिए ना, एक ब्रांड के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचिए, अगर उसको पैसा लगाना है तो वो देखेगा ना। अब रोलेक्स जैसी ब्रांड है जिनको पता है हमारी घड़ियां शुरू हुई होंगी 4 लाख से, तो उनको पेइंग कैपेसिटी देखनी है। दूसरा, उनको प्रीमियम ऑडियंस चाहिए। विराट कोहली जी के इतने फॉलोअर्स क्यों? क्योंकि इंडिया की आबादी भी तो आप देखिए 146 करोड़, और हमारे इधर अगर ईश्वर के बाद सबसे ज्यादा किसी चीज को, रिलीजन को फॉलो किया जाता है वो क्रिकेट है। तो क्रिकेटर्स आर हैविंग क्रेजी फॉलोइंग आउट हियर। तो कहीं ना कहीं वो पॉपुलेशन, बट क्या वो पेइंग कैपेसिटी रखते हैं? शायद नहीं। इतने सारे लोग कैपेसिटी, वो फैन फॉलोइंग है, वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वो विराट कोहली के लिए लड़ भी लेंगे। विराट कोहली के घर के बारे में तुमने क्यों ऐसा बोला, भले खुद झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन उनके पैसों से विराट कोहली और सब लोग पैसा बनाएंगे, लेकिन वो लड़ भी लेंगे। लेकिन क्या वो प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे? रोलेक्स नहीं। वहीं पर आप जब फेडरर साहब की बात कर रहे हैं, जो टेनिस के मास्टर प्लेयर हैं, उनकी ग्लोबल ऑडियंस है। टेनिस एज अ स्पोर्ट ऑल्सो काफी प्रीमियम लोग देखते हैं। कितने लोग गोल्फ खेलते हैं, कितने लोग पूल खेलते हैं, कितने लोग टेनिस खेलते हैं। तो दैट इटसेल्फ चेंजेस द एंटायर डायनेमिक्स कहीं ना कहीं। क्योंकि ये तो वही बात हो गई, आज हम बात करें कि भाई माइकल जैक्सन मरने के बाद भी सबसे ज्यादा कमाने वाले आर्टिस्ट हैं, मरने के बाद भी आज भी वो टॉप लिस्ट पे रहते हैं, हाईएस्ट। तो बोलेंगे भाई शाहरुख खान बड़ा है कि माइकल जैक्सन? इंडिया में अगर बात करें ऑब्वियसली शाहरुख खान इज बिग, लेकिन ग्लोबल की अगर मैं बात करूं, जब पूरी दुनिया की 6.5 बिलियन पॉपुलेशन थी, 4.8 बिलियन लोग माइकल जैक्सन को जानते थे। आज भी वो मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी रह चुके हैं। तो आप ये समझिए कि डेमोग्राफिक्स का डिफरेंस है, पैसों का डिफरेंस है। पेप्सी ने उस समय पे 70s 80s में 1.2 मिलियन डॉलर्स दिए थे माइकल जैक्सन को केवल एक ऐड के। मतलब आज के हिसाब से अगर आप देख लो, तो अगर माइकल जैक्सन जिंदा होते, अगर उनको पेप्सी वो ऐड करना रहता, तो वो सीधे 200-300 करोड़ रुपए एक ऐड के मांग लेते। ये उनका कल्ट था। माइकल जैक्सन खड़े होते थे, मतलब हमारे इधर शाहरुख खान आता है तो लोग चिल्लाते, माइकल जैक्सन खड़े होकर चश्मा खोलते थे, 3 लड़कियां बेहोश हो जाती थी। उनके कॉन्सर्ट्स में बाहर खाने के स्टॉल से ज्यादा एम्बुलेंसेज रहती थी। सो व्हाट डज दिस मीन? सिंपल सा है, ब्रांड के पर्सपेक्टिव से देखिए, ब्रांड को एट द एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसको सबसे ज्यादा, अगर महंगा एलीट ब्रांड है तो वो एलीट लोगों के साथ, तो आई एम नॉट सेइंग विराट कोहली इज नॉट एन एलीट पर्सन, ही इज डेफिनेटली, लेकिन उनकी कोर ऑडियंस इंडिया में है। रोनाल्डो की वर्ल्ड वाइड है, रॉजर फेडरर की वर्ल्ड वाइड है। तो ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड वाइड केटर करना है तो उनके पास जाएंगे, अगर इंडिया में केटर करना है तो विराट कोहली के पास है। यानी वो लोग भी ये समझते हैं ना कि एक सपना देखने वाला इंसान एग्जैक्टली follower है इनका ना? फॉलोअर है, एब्सोल्युटली। हाँ। अच्छा, अभी क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने अभी देखी जस्ट, तो मेट गाला अभी हुआ हाँ। और उसके बहुत सारे वीडियोस भी आए, लेकिन मेट गाला के लिए हमेशा से कहा जाता है कि ये एडवर्टाइजमेंट का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। करेक्ट, सच में ऐसे? बिल्कुल है। आप खुद देखिए फ्री पब्लिसिटी कैसे मिली है। मैं नाम नहीं लूंगा, लोग कमेंट्स में गेस कर लेंगे। एक हमारे इधर की बहुत बड़ी उद्योगपति हैं, 16,000 करोड़ में भी एक क्रिकेट टीम भी ली है। उन्होंने अपना जो मेकअप करा था, उस पर सर पे उन्होंने बर्तन, थाली, प्लेट, पता नहीं क्या क्या उन्होंने लगा दिया था, छन्नी वन्नी सब लगा दिया था। मतलब किचन में कुछ भी कमी हो तो आप उधर से निकाल सकते हो, उन्होंने बनाया। तो लोगों को ये लगा कि यार ये तो कुछ भी पहन के चले गई हैं, क्योंकि मेट गाला में आप थोड़े अलग ही, अनोखे ही दिखने, तभी आप हाईलाइट पे आते हैं। बट जस्ट इमेजिन फ्री की पब्लिसिटी कितनी मिली है। एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। आप ये समझिए कितने सारे, शी एट द एंड ऑफ द डे शी इज अ बिजनेसमैन, शी नोज सोशल मीडिया इज ड्राइविंग एवरीथिंग। सोशल मीडिया पे सबको लग रहा है कि हम उन पे कमेंट करेंगे, हम उनकी ट्रोलिंग करेंगे, हम उनके लिए नेगेटिव लिखेंगे तो हा 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 हा।
आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो बस वो 100 लाइक उस कमेंट पे आ जाए उसके लिए कर रहे हैं कि कुछ ऐसा ठग लाइफ वाला मैं लिख दूं ना इनके अगेंस्ट में, मजा आ जाएगा, क्योंकि लोगों को नेगेटिविटी सेल्स, नेगेटिविटी सबसे पहले सेल होगा। लेकिन आप ये नहीं देख रहे फ्री में कितने सारे इंस्टाग्राम पेजेस जिसके लिए उनको अलग से पे करना पड़ता है, फ्री में वो कैच कर रहे हैं। तो आप साइकोलॉजी सोचिए। तो यस, मेट गाला डेफिनेटली बिकम्स, और मेट गाला अभी पहली बार इस तरह पब्लिसिटी नहीं, पास्ट में भी इस तरह के, चाहे कांस फेस्टिवल हो गया या काफी सारे इस तरह के फेस्टिवल हो गए, जैसे हमारे इधर की एक बहुत बढ़िया ड्रेस डिजाइनर थी नैन्सी त्यागी। तो आप याद कीजिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रेप पहना था और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक बहुत प्यारी चीज, मेरे को उनके इंटेलिजेंस पे मैं तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने बोला कि यार मुझे पता था हम लोग को कोई देखने नहीं वाला, बिकॉज वहां पर एक ये जो विदेशी लोग हैं ना, इनका दे हैव स्लाइड बायस टू दीज अमेरिकन्स एंड ऑल, वो इतना ज्यादा ट्रीट नहीं करते। तो उन्होंने बोला यार मेरे को पता था मैं इस बेसिस पे जितना भी अच्छा पहन लूं वो नहीं हो पाएगा, बट शी डिड वेरी सिंपल थिंग। जब भी इंटरव्यू के लिए वो हिंदी में बात कर रही है कि भाई मैं इंग्लिश में नहीं, मैं हिंदी में बात करूंगी, एंड सडनली वो हर जगह ये चला कि देखो हमारी देश की विरासत कितने अच्छे से रखे गए हो। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि शायद वो इतने अच्छे से उस समय पे इंग्लिश पे वार्तालाप नहीं कर सकती थी, बट दैट गॉट द पब्लिसिटी। और जस्ट इमेजिन कीजिए उसी ट्रिप के दौरान उनको इतने ब्रांड्स आ गए, इतने इंटरव्यूज आ गए, एंड सडनली शी इज अ सेंसेशन, वो काफी ज्यादा सेलिब्रेट। तो यस, इस तरह के इवेंट्स देते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स। जैसे मैंने एक चीज देखी सावलिया सेठ मंदिर को लेकर, पिछले 29 दिन में वहां पर आया 41 करोड़ के आसपास, बिल्कुल। और पूरे साल का मैंने डेटा देखा 337 करोड़ के Correct. आसपास आया। करेक्ट। फिर मैं वहीं पर नहीं रहूंगी, है ना। देश के अभी जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है, फिर आप सोमनाथ मंदिर ले लीजिए, महाकाल ले लीजिए, या फिर आप अलग अलग जगहों पर जगन्नाथ मंदिर ले लीजिए, आजकल हम उस साइड ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। जरूरी भी है, बिल्कुल हाँ, हो रहे हैं, हम लोग हो रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए दुनिया में लास्ट 10 साल में सबसे ज्यादा चीजें क्या बढ़ी हैं, मेंटल इलनेस। लोग बात कर रहे हैं मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, आपने भी देखा होगा आपके सर्कल में काफी लोग बोलते हैं। सो लोग क्या हो गया है, मटीरियलिस्टिक चीजों के चक्कर में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के लूप में फंस गए, क्योंकि ये रेस कभी खत्म नहीं होगी। आज आपने आपका गोल बनाया 1 करोड़ बनाना है, जिस दिन 1 करोड़ बनाओगे पड़ोस के शर्मा जी को देखोगे 3 करोड़ कमा रहे हैं, यार इनकी लाइफ ज्यादा बेटर है, मैं 3 करोड़ जिस दिन कमाओगे, अरे यार मेरा ही दोस्त था कॉलेज में पढ़ता था, आज वो 10 करोड़ कमा रहा है। सो दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। और उस रेस में, उस प्रोसेस में जाते जाते हम मेन गोल ही भूल जाते थे कि मेन गोल क्या था, खुशी थी, शांति थी। तो वो नहीं हो रहा है, उसी चक्कर में ये लोग इस पे जा रहे हैं। तो अब क्या हो जा रहा है कि यस डेफिनेटली काफी सारे लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी के आर्ट में ढोंग कर रहे हैं। कैसे? मैं लास्ट टाइम जब जैसे आपने सोमनाथ की बात करी, तो मैं त्र्यंबकेश्वर जा रहा हूँ, वहां पे लाइन पे लगे हुए हैं, लाइन पे हम धीरे धीरे एंटर हो रहे हैं, अचानक से मैं क्या देखता हूँ, पीछे 2 अंकलों की फाइट हो रही, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। हेलो भाई, भगवान की तरह मैं मन में सोच रहा हूँ क्या चल रहा है इधर, क्योंकि इसने धक्का दे दिया होगा, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो आप सोचो, आप इस तरह से भगवान के सामने आप लाखों करोड़ों का प्रसाद भी लगा दो, विल भगवान भी हैप्पी? नहीं, क्योंकि उनको तो सब दिख रहा है, सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा तो ऊपर लगा है, वो तो सब देख रहे हैं, सारा कैलकुलेशन हो रहा है आपका कर्मों का कि भाई डेबिट क्रेडिट हो रहा है, आप इधर गालियां दे रहे हो और उधर आप कुछ भी करो। सो काफी सारे लोग जो आजकल, और कूल दिखने के लिए भी करना पड़ता है, आप काफी सारे पॉलिटिशियंस को देखेंगे वो रेगुलरली जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर किसी ना किसी तरह का रिलीजियस बिलीव रखते हैं, अगर वोट बैंक हमको करना है तो हमें ये स्पिरिचुअल एरियाज को कवर करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग इस चीज को समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते। आई एम नॉट जनरलाइजिंग, कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली स्पिरिचुअल होते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो इसको एक फेकिज्म की तरह के लेके जा रहे हैं। जैसे मेरे हिसाब से, मैंने आज तक किसी सीक्रेट टेक्स्ट में नहीं पढ़ा है, मैंने पर्सनली नहीं पढ़ा है कि जब तक आप एटलीस्ट 15 मंदिर नहीं जाते हो, जब तक आप वहां पर दूध दही ये वो सारी चीजें, रिचुअल्स को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बट ये मैंने पढ़ा नहीं है कहीं पर कि जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करते हो तब तक आपका मनोकामना, जब तक आप वीआईपी एंट्री में जाके सामने से भगवान के सामने माथा, तो इस तरह से गरीब के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि वो वीआईपी एंट्री 5,000 रुपए देके अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पॉइंट ये है, ये स्पिरिचुअल लोग बन रहे हैं। सेकंड है ना, कोविड के बाद से ये ट्रेंड और ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि कोविड में ना लोगों को रियलिटी मिली कि भाई रईस हो या गरीब हो, कुछ भी आ सकता है, मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। आए दिन अखबारों में आप पढ़ते हैं 28 साल का लड़का हार्ट अटैक से मर जा रहा है, 30 साल की लड़की डांस करते करते अपनी शादी में ही उसकी डेथ हो जा रही है कार्डियक अरेस्ट के कारण। तो लोगों के अंदर एक भय हो गया, और भय के टाइम पे लोग होप ढूंढते हैं, और होप के लिए वो यूजुअली भगवान का आसरा ढूंढते हैं। दिस इज द रियलिटी। क्या ये जरूरी है? मेरे हिसाब से यस जरूरी है, अगर सही तरीके से किया जाए। बट मेरा ये मानना है कि भाई आप स्पिरिचुअल अंदर से होते हो ना बाहर से हो, तो बाहर के दिखावे से आप स्पिरिचुअल नहीं हो रहे हो, आप अंदर मन में कपट रख रहे हो कि मैं इसके साथ छल कर दूंगा, उसके साथ छल कर दूंगा, और दुनिया को दिखाने के लिए अगर आप दान दक्षिणा कर रहे हो, दैट इज ऑफ नो हेल्प। अगर आप दान दक्षिणा इसलिए कर रहे हो ताकि दुनिया को मैं बताऊं भाई मैंने कल ना 1 लाख रुपए डोनेट, ना, भगवान ये नहीं चाहते। हाँ, लेकिन अगर आप किसी गरीब की सेवा करते हो और बिना बताए वहां से निकल जाते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यस, ये सारे ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं, बट मैं आज भी ये चीज आपके पॉडकास्ट के थ्रू कहूंगा
कि अगर आप ट्रू स्पिरिचुअल हो और आप केदारनाथ के यात्रा पे जा रहे हो तो आपका हाथ ऐसे उठेगा, ना कि ऐसे उठेगा। एग्जैक्टली अभी आपने जब मैंने कुछ वीडियोस देखे थे अभी रिसेंटली विराट कोहली के, अनुष्का के, और कोविड के बाद तो मैंने कई बार दोनों को देख लिया प्रेमानंद महाराज के पास जाते हुए भी। तो आपको सच में लगता है क्या कि वो जो भागदौड़ वाली दुनिया है उससे वो अलग हटकर सुकून यहाँ पर ढूंढते हैं आकर, या फिर कुछ और नजर आता है इसके पीछे? देखिए, उनका निजी जीवन है, निजी फैसला है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट जितना मैं रियलाइज करता हूँ ये सारी चीजें, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनको जीवन के सत्य पता लग रहे हैं। बट ये पता है क्या होता है कि स्पिरिचुअल की टीचिंग देना, फिलोसॉफिकल टीचिंग देना तभी होता है जब आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट पैसा आ जाता है। Exactly. क्योंकि जब तक वो पैसा नहीं आएगा तब तक इंसान उस भागदौड़ में ही लगेगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एनलाइटनमेंट की काफी सारे लोग बात करते हैं कि एनलाइटनड होना है, हमको एनलाइटनमेंट पाना है। लेकिन आप इतिहास में देखिए, सारे रिलीजन्स में एनलाइटनमेंट हमेशा एक पॉइंट के बाद राजाओं को मिला है। फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध जी की बात करें, उन्होंने राजपाट सब देखा, अचानक से घर से गए, जब उनके साथ वो किस्से हुए और उसके बाद वो एनलाइटनमेंट की जर्नी पे चले गए। श्री राम जी की अगर हम बात करें, वो भी राजघराने में पैदा हुए थे, 14 वर्ष का वनवास हुआ। जैन लोगों की बात करें, 24 तीर्थंकर जो हम बात करते हैं वो सारे रॉयल फैमिलीज से आए हुए थे। ये क्या मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जब तक आप रिच नहीं होंगे, नहीं, लेकिन जब तक आप वो सब भोग नहीं लेते हैं वो वाला लाइफ, तब तक आपको हमेशा लगेगा, अगर आप डायरेक्ट संन्यास के लेवल पे चले जाते तो आपको हमेशा लगेगा कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो, क्या पता उसमें ज्यादा मजा आता होगा। तो ये लोग क्या होते हैं, ये सारा फेज जीत चुके हैं। अगर आप विराट कोहली की बात करें, अनुष्का जी की बात करें, दे हैव सीन फेम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, दे हैव सीन ऑल द सेलिब्रिटी, ऑल द अटेंशन, ऑल द मनी, ऑल द ब्रांड्स। सो मे बी दे हैव रीच्ड अ पॉइंट, शायद असली सुख इसमें भी नहीं है, असली सुख किसी और चीज में। सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी कि इसी चक्कर में वो लोग जाते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर का स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था। उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को लेकर ही कहा था कि ये सब चीजें अंधविश्वास है। पॉडकास्ट उन्होंने किया था किसी के साथ, तो उसमें उन्होंने इस बात के लिए कहा। ठीक है, आप सच में इन सब चीजों पर बिलीव करते हैं? किस चीज पे स्पेसिफाई कीजिए? ये अंधविश्वास जैसी चीजें होती है, अगर प्रेमानंद महाराज जी लोगों को अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, या वो कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई जा रहे हैं, या फिर अनिरुद्धाचार्य हैं, और उनकी तरह बहुत सारे इस तरह के संत हैं, है ना, जो आजकल ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये कहूंगा कि एक कंसेप्ट होता है, उसको कहते हैं अनेकांतवाद। मतलब हर चीज को देखने के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य एक जंगल में जाते हैं और एक व्यक्ति, वो कहानी बहुत फेमस है, वो व्यक्ति जाता है, बहुत सालों पहले की बात है, जब ट्यूबलाइट कुछ नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। अचानक से एक चीज सिलेंड्रिकल सी पतली सी रस्सी जैसे उनके पाँव में गिर जाती है। वो बहुत डर जाते हैं, सांप 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 सांप। बट जैसे ही मोमबत्ती चलाते हैं पता लगता है अरे ये तो रस्सी है, लेकिन रिएक्शन सांप जैसे ही हुआ। देखिए, एक ही चीज है, रस्सी गिरी है, पर्सपेक्टिव कितना अलग है। जैसे ही लाइट जली, उजाला आया, तो बोले अच्छा ये तो रस्सी है, मैं सेफ हूँ, लेकिन पहले लगा सांप है। उसी तरह पर्सपेक्टिव्स हर चीजों का अलग अलग हो सकता है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर पर्सपेक्टिव की, लेकिन मेरा ये मानना है, देखिए हम ना बाय नेचर बहुत सिनिकल हो गए हैं। हम लोग सब में खामियां निकालना चाहते हैं, इसमें ये खामियां, उसमें वो खामियां, उसमें खामियां। भाई अच्छी चीज़ किसी से सीखो और निकलो। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे लोग, मैं काफ़ी सारे आश्रम्स गया हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है, काफ़ी सारे लोग सदगुरु के अगेंस्ट कहते हैं, काफ़ी सारे लोग श्री श्री रविशंकर के अगेंस्ट कहते हैं, काफ़ी लोग इस्कॉन के अगेंस्ट कहते हैं, काफ़ी लोग हर चीज़ के लिए अगेंस्ट कहते हैं। भाई अगेंस्ट बोलने से पहले क्या हमारी हैसियत है उनके अगेंस्ट बोलने की? सिंपल सी चीज़ देखो, भले ही उनने, मुझे नहीं पता सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन मैंने खुद ने जाके देखा है, लाख लोगों को फ्री में खाना अगर दे रहे हैं आप लोग, अगर लाख कैटल्स को आप फीड कर रहे हैं, एनिमल्स को बचा रहे हैं, फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, कुछ तो आप कर रहे हैं। तो पहले उन पे जजमेंट पास करने से पहले मैं एटलीस्ट उतना तो कर लूं। हम यहाँ पर एक सब्जी वाले को 10 रुपए एक्स्ट्रा देने से पहले पूरे उसकी बैंड बजा देते हैं, और हम उन लोगों पे आरोप उठा रहे हैं जो कभी ना कभी 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ का डोनेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। फिर उसमें भी हम सवाल, भैया टैक्स बचाने के लिए, आप भी टैक्स बचाने के लिए करो। कितने, बोलना बहुत आसान है, सबसे आसान होता है बोलना, बट करने की जब बारी आती है, हम इधर से देख के अरे विराट कोहली ने ऐसा बैट बल्ला घुमाया होता ना, मजा। भाई जब आप उस पिच पे खड़े होगे, वो लेदर की बॉल, इतनी भारी भरकम बॉल जब आपके पास आएगी ना, तब आपके खुद के रोंगटे हिल जाएंगे, तब आप खुद नहीं कर पाओगे। तो जजमेंट पास करना बहुत, तो ढोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर क्यों जा रहे हो? अच्छी चीज लो, जो समझ में आता है वो लो, आपकी जर्नी पे आगे बढ़ो। 10 अच्छी चीजें लो, अपने लाइफ पे एग्जीक्यूट करो। जो आपको बुरी लग रही है, कि जो आपको समझ में नहीं आ रही, उसको अवॉइड करो और आगे निकलो, एज सिंपल एज दैट। लेकिन कुछ लोग तो उनके डिफेंडर में बैठने पर भी क्वेश्चंस उठा देते हैं ना। देखिए, आप ये समझिए कि बहुत सारे गुरुज, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये ना पास्ट में लोगों ने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने मुखौटा पहना हुआ है, लेकिन आप ये चीज भी देखिए कि बहुत सारे भक्त लोग
कहीं ना कहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो डिफेंडर की जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि अचानक से उनके उसी जगह पे एक लड़की बैठी रहती है जो बोलती है कि मैं 18 साल से डिप्रेशन में हूं, पर इनकी बात सुन के वो डिप्रेशन से बाहर है, हम उस चीज को नहीं। मैं वही कह रहा हूं, हमारा ऑटोमेटिक अटेंशन नेगेटिविटी पे जाता है। भाई साहब, अगर ये चीज साइकोलॉजिकली चेंज होगी तो न्यूज चैनल चलना ही बंद हो जाएंगे। आप अखबार पकड़ के देखिए, 10 में से 9 खबरें तो नेगेटिव होती है। इसका मर्डर हो गया, इसका रेप हो गया, इसका आतंकवाद। कितने बार आपने पढ़ा हुआ है अखबार में फ्रंट पेज पे कि एक साइंटिस्ट ने इतना बढ़िया रिसर्च कर रहा ना, वो आखिरी पेज पे छोटा सा एक छोटी सी चीज होगा, और उसके बाद हम बोलेंगे यार इंडिया इनोवेशन में कुछ नहीं करा। आप प्रमोट कहां कर रहे हो? सामने आप हमेशा एक बहुत बड़े क्रिकेटर की फोटो लगाओगे और फिर बोलोगे यार हॉकी को प्रमोट नहीं किया जा रहा। आप खुद अगर लोग देखने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रांड सुधर जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो लोग बढ़ेंगे। कमेंट करना बहुत आसान होता है, हम लोगों की खुद की भी गलतियां हैं। सो डिफेंडर हो, ये हो, वो तो दिया जा रहा है। आप 100 अच्छी चीजें छोड़ के आप सिर्फ वो एक चीज लेकर अगर बैठोगे तो वो सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से फोकस ऑन द पॉजिटिव, इग्नोर द नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट। कोविड के टाइम पर जैसे लोगों ने वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद ना बहुत सारे क्वेश्चंस उठे, और अभी तक लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि हार्ट अटैक के केसेस जो बढ़ रहे हैं वो एक बड़ा रीजन है कोविड की वैक्सीन। ओके, नहीं लगवाते तो ऐसा नहीं होता। सच यार में देखिए, लगता है कि एक्चुअली में हो सकता है, पॉसिबल है, गारंटी है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, बिकॉज सफिशिएंट टेस्टिंग नहीं करी गई थी उस पर्टिकुलर वैक्सीन। कोई भी वैक्सीन अगर लॉन्च करके मास को दिया जाता है, इस तरह के पहले केसेस विदेशों में भी देखे गए हैं, तो उसका एक सैंपल साइज बना के टेस्टिंग। अब देखिए, गवर्नमेंट के हिसाब से शायद समय भी कम था, उनको बहुत जल्दी इस चीज को वो करना था। लेकिन पॉइंट ये है कि हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि हेल्थ इश्यूज एंड स्पेसिफिकली कार्डियक अरेस्ट कहीं ना कहीं बड़ा है। और कुछ कुछ, मैं नहीं कह रहा हूं, बट कुछ कुछ डॉक्टर्स ने जब टेस्टिंग करी उन्होंने कहा है कि हाँ थिकनेस बढ़ गई है ब्लड की जब से ये चीज ली गई है। अब देखो, जो हो गया है, हमारे लाइफ में हमेशा दो चीजें होती है, कंट्रोलेबल होता है, अनकंट्रोलेबल होता है। कंट्रोलेबल जो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में क्या है, ठीक है, अब जो हो गया हो गया, मैं अपने आप को फिट रखूं, जंक फूड कम करूं, स्ट्रेस कम लूं, ये मेरे हाथ में है। अनकंट्रोलेबल, वैक्सीन ले ली, अब तो मैं क्या ही कर सकता हूं। तो अनकंट्रोलेबल को तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, बट कंट्रोलेबल्स को तो मैं ध्यान दे सकता हूं ना। अब वैक्सीन लेने के बाद भी यू कैन नॉट डिनाई कि ऑफिस में मैक्सिमम लोग अपने ब्रेक आवर्स में पिज्जा, बर्गर और कॉफी और ये, और हर दिन बोलेंगे आज आखिरी दिन, आज आखिरी दिन, बट अगले दिन वापस वो ले रहे हैं। हाइड्रेशन प्रॉपर है नहीं, पानी दिन में हम 1-2 बार पी रहे हैं, और उसके बाद बोलेंगे जब तक पूरा डैमेज नहीं हो जाता तब तक तो लोगों की हैबिट्स भी नहीं सुधर रही हैं। तो वी कैन नॉट डिनाई कि लास्ट 5 साल में हैबिट्स भी तो चेंज हो गई हैं। आप खुद सोचिए, जोमेटो का वैल्यूएशन इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सब लोग घर पे बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं, इधर बैठे। कन्वीनियंस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमको लगता है बहुत आसान कर देता है लाइफ, नहीं, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। आप खुद देखिए, जब से जोमेटो मंगाना शुरू किया, ओवरवेट होना हमारा, हम लोगों का बहुत आसान हो गया। कन्वीनियंस है। पहले घर पे बैठो, बनाओ, या घर पे माता पिता है तो माँ को बोलो कि माँ ये बना दो, माँ एक दिल से अच्छा बना के देती है। अब बाहर से सीधे चिप्स मंगाओ, पाम ऑयल है, बढ़िया पाम ऑयल आपके ब्लड क्लॉट करेगा, आपके हार्ट के लिए, आर्टरीज के लिए ब्लॉक करेगा, और ये प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हम चलेंगे भी नहीं। उसके बाद हम सोचेंगे चलो इतना वेट गेन कर ले, अचानक से भयंकर जिम कर लेंगे, बड़ा 50 किलो उठा रहे हैं, 100 किलो उठा रहे हैं, 200 किलो। अरे आपके हार्ट की उतनी क्षमता ही नहीं है, पहले वो तो समझो, और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। सो पॉइंट ये है कि देखिए, it could be partly because of that, but we still have controllables in our hand। अपने हरकतें हम सुधार लें, लाइफस्टाइल सुधार लें, रात को 11 बजे इंस्टेड ऑफ वॉचिंग नेटफ्लिक्स अगर हम सो जाएं तो शायद वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, जो बिलियनर्स होते हैं वो धीरे धीरे मैंने देखा आजकल कि वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करने लगे हैं। लाइक मैंने अगर उनके कपड़ों की मैं बात करती हूँ, हाँ, वो प्लेन टी शर्ट कैरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, वो भी प्लेन टी शर्ट पहनते थे, लेकिन उनके पास 7 कॉपी सेम टी शर्ट की थी। आज हमारे देश के सबसे रईस इंसान की अगर हम बात करें, वो भी प्लेन शर्ट पहनते हैं, बट फर्क इतना है कि उनकी एक शर्ट 1,20,000 1.5 लाख रुपए की होती है। सो पॉइंट ये है, आप समझिए वो सिंपल क्यों पहन रहे हैं। पहला ऑब्वियसली पीआर नरेशन के लिए, कि भाई क्योंकि इंसानों की एक फितरत है, जब भी किसी को ज्यादा पैसा कमाते हुए देखेंगे, क्रैब मेंटालिटी है, नीचे खींचेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, अभी ये फ्रॉड है, अरे इसने तो ये शॉर्टकट लिया हुआ है। तो उनको, बिकॉज उनकी कंपनियां पब्लिक लिस्टेड है, अभी हाल फिलहाल में आप देखें ना, शार्क टैंक पे आते हुए जजेस ने कुछ कुछ स्टेटमेंट्स पास किए। किसी ने पास किया कि भाई मैं ये ग्रंथ का ये पढ़ती थी तो उसके कारण मेरा हेल्थ अच्छा हो गया, अचानक से उनके स्टॉक्स गिरने लग गए। फिर अचानक से एक और शार्क टैंक पे एक गेस्ट आते थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हमारे इसमें तिलक विलक कुछ नहीं लगेगा, तो वहां पर एक अलग हंगामा हो गया, उनकी पीआर। तो देखिए, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के जो लीडर्स होते हैं, बिलियनर्स जो होते ही हैं, तो कहीं ना कहीं इनका एक पब्लिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट इज नंबर 1। और दूसरा, ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। ये एक मिडिल क्लास दिन भर अपना समय लगाएगा, आज पार्टी में मैं कौन से कपड़े पहनूं, ये नहीं है, उसमें 1 घंटा निकाल देगा। बड़े लोग बोले ये पहनो, वैसे भी मेरी बातों का वजन है, मेरे कपड़ों का वजन नहीं है। वो अपने बातों पे बिलीव करते हैं। कंफ्यूजन कट किया, वो
2 मिनट में कपड़ा सेलेक्ट कर दिया और बाकी 58 मिनट्स लगाएंगे एक नया बिजनेस प्लान बनाने में। दिस इज हाउ दे थिंक। तो अगर हम वो पर्सपेक्टिव समझेंगे तो हमको समझ में आएगा। अमेजॉन के जेफ बेजोस को एक कोलचा की एक पार्टी, कोयचा या कोलचा की पार्टी में उनके पहले गर्लफ्रेंड के साथ देखा गया। सोचे उस समय पे उनका नेटवर्थ था $200 बिलियन, उन्होंने $12 की टी शर्ट पहनी थी। अब लोग बोले भाई इसके पास अपने वो भी उन्होंने अमेजोन से ही मंगाई होगी $12 की, उसके बाद उनके पास किस चीज की कमी होगी? दे डोंट मैटर। आप जान के हैरान हो जाओगे, ये मिडिल क्लास है जो ये सारी चीजें बाहरी दिखावे पे वो ज्यादा मैटर करता है। बड़े लोग अपना अलग ही गेम खेलते हैं। अच्छा, अभी लास्ट टाइम अनंत अंबानी की वॉच को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस उठे, जी है ना? तो ये जो इनकी वॉचेस होती हैं, क्या इसमें भी कोई सीक्रेट कोड छिपा होता है वो क्या? यार देखिए, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए की इन्होंने वॉच खरीदी है, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि उसके पीछे बिजनेस माइंड भी है। आप देखिए, जब भी रेयर वॉचेस लेते हैं, जो बहुत रेयर, उनके पास काफी ऐसी वॉचेस हैं जो दुनिया में 1 या 2 हैं, ये एंटिक्स होते हैं। एंटिक्स की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती, घटती नहीं, बढ़ती है। आज 20 करोड़ की चीज आज से 10 साल बाद वो 40, 50, 60 करोड़ की होगी। तो फॉर हिम इट इज नॉट जस्ट शो ऑफ, इट इज ऑल्सो अ एसेट। हम लोग क्या ले रहे हैं भैया? एक रेवैन का चश्मा ले लेते हैं क्योंकि स्मार्ट अपन को दिखना है, 10,000 रुपए हमने उसमें लगा दी, या फिर आजकल जो वो वाला आता है, मेटा वाला आता है, वो 40,000 45,000 का आता है, वो ले लेते हैं। बट हम लोग क्या, दुनिया को दिखाने के लिए, देश को दिखाने के लिए, इसका वैल्यू तो डिप्रिशिएट होना है आने वाले साल में। लेकिन ये जो वॉचेस ले रहे हैं, 2 चीजें हुई हैं। पहला, ये एप्रिशिएटिंग एसेट है। दूसरा, सॉफ्ट पावर का डिस्प्ले है। आप खुद सोचिए, आपके गुड़गांव की अगर बात करें, कमेलियास एक जगह है जहां पर 100-200 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं। आप बोलेंगे क्या बेवकूफ है, इतना घर ही तो है, क्या है? क्योंकि आप सोचिए ना, 100-200 करोड़ का फ्लैट कौन लेगा जिसके पास 1000 करोड़ है? तो आपका उठना बैठना 1000, 5000, 10,000 करोड़ वालों के साथ होगा, तो आपके क्लाइंट ऐसे बनेंगे, प्रोजेक्ट ऐसे बनेंगे। आप सोचिए, वॉकिंग करने अपनी कॉलोनी में जा रहे हैं तो आपको ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ है, आपकी 100 करोड़ है, आप दोनों ने एक प्रोजेक्ट बनाया, साथ में आपने 200 करोड़। तो ये लोग उस हिसाब से, तो दे आर नॉट पेइंग द प्राइस फॉर द फ्लैट, दे आर पेइंग प्राइस फॉर द नेटवर्क। आज के समय पे इट्स नॉट अबाउट वर्क, इट इज अबाउट नेटवर्क। अच्छा, जैसे बहुत सारी पार्टीज में इससे पहले अगर मैं गई तो मैंने वहां पर ज्यादातर क्या देखा कि अगर पॉलिटिशियंस आए या लाइक हमारे कुछ इवेंट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस आए, उन्हें स्टिल कोई काम नहीं है या कुछ भी, कोई बड़ी पर्सनालिटी आए, भले ही उसके बाद इवेंट के बाद उनको कोई काम नहीं है, बट वो वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकते। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास पर्सन है वो पूरा इवेंट खत्म करवा के उसके बाद अपने घर जाता है। तो ये ना रुकने के पीछे क्या क्या मतलब क्या शो ऑफ करना चाहते हैं? शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं। 2 चीजें हैं। पहला, स्कैरसिटी वाली चीज के सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। डायमंड को इतना वैल्यू क्यों दिया जाता है? नेचुरल डायमंड को, तो स्कैर्स है, बहुत मुश्किल से माइनिंग से निकलता है, सारी चीजें होती हैं। शाहरुख खान आपको बहुत कम ऐसा दिखेगा और नॉर्मली वो बहुत ज्यादा दिख जाएंगे क्योंकि वो अपनी स्कैरसिटी से वैल्यू बना रहे हैं। जो चीज कम होती है, डिमांड सप्लाई जो मैंने गोल्ड पे बताया, जो कम होती है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो पहली चीज, वो इतना रेडिली अवेलेबल नहीं दिखना चाहते कि भाई मैं अवेलेबल हूँ। और दूसरी चीज है ना, मिडिल क्लास को अपने समय की वैल्यू नहीं पता है, इन लोगों को अपनी वैल्यू पता है। देखिए, एक मिडिल क्लास क्या करेगा, एक बड़ा इंसान और एक मिडिल क्लास क्या करेगा? एक बड़ा इंसान बोलेगा कि भाई मेरे को अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना है जो मेरे को 200 करोड़ बना के देंगे, तो वो एक क्या करेगा, वो अपना ऑनलाइन ऐप से फटाफट सारे ग्रोसरीज मंगाएंगे। उसको पता है 100 रुपए एक्स्ट्रा लगने, 200 रुपए एक्स्ट्रा लगने, लेकिन वो मंगाएगा। एक मिडिल क्लास इंसान जाएगा, ट्रैफिक में जाएगा, पेट्रोल जलाएगा, 1 घंटे ट्रैफिक में जाएगा, 1 घंटा लाइन में डीमार्ट या कहीं पर एवेन्यू सुपरमार्ट कहीं पर भी खड़ा होगा। उसके बाद वो सिर्फ 20 रुपए बचाने के लिए जा रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि उसके 3 घंटे इस प्रोसेस में लग गए, आके आप थक जाते हो तो और 1 घंटा निकल गया। उस 4 घंटे में एक रईस इंसान एक स्किल सीख लेगा जो उसको इससे 4 गुना बनाने के लिए हेल्प करेगा। इसीलिए बड़े लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, इसीलिए वो प्राइवेट जेट लेते हैं। एक तो प्रिवेसी रखना चाहते हैं, प्लस उनके लिए समय, ये सबसे एट द एंड देखिए, घूम फिर के कोई आज समझेगा, कोई कल जाके समझेगा, कोई 10 साल 20 साल बाद समझेगा। एट द एंड हम सब क्यों कमा रहे हैं? खुशी के लिए और समय के लिए, ताकि हम, देखिए, रिच इंसान वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। रिच इंसान वो होता है जो आज डिसाइड कर सकता है इधर बैठ के कि मैं कब कौन सा काम करना चाहता हूँ, मैं अपने टर्म्स पे करूंगा। एक आम इंसान के पास वो डिसीजन मेकिंग नहीं होती, वो मजबूर है क्योंकि मेरे ईएमआईज चल रहे हैं, मैंने क्रेडिट कार्ड, मैंने पड़ोसी को देख के कार खरीद ली है। अब वो ईएमआईज देने के चक्कर में उसको अपनी बॉस की गाली भी सुननी पड़ेगी, उसको वो जॉब 25 साल तक करनी भी पड़ेगी और वो कभी उस लूप से नहीं निकल पाएगा क्योंकि फिर घर बड़ा होगा, बच्चों की नई डिमांड आएगी। लेकिन वहीं पर एक रईस इंसान होगा, वो इतना ज्यादा डेट ट्रैप और इन सारी चीजों में नहीं फंसेगा। उसको पता है अगर लोन लेना भी है, मैं 12% का लोन लूंगा तो ऐसे एसेट क्लास में लगाऊंगा, ऐसी इंडस्ट्री में लगाऊंगा जो मेरे को 30% बना के देगा, 18% मेरा मुनाफा है, 12% मैं बैंक को दूंगा। तो एक रिच इंसान एसेट्स खरीद रहा है ताकि वो एट द एंड समय खरीद सके। लेकिन एक पुअर इंसान वो समय की वैल्यू ही नहीं कर रहा, वो अपनी पर आवर वैल्यू ही नहीं जानता। लेकिन एक रिच इंसान अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम करने से पहले 1000 बार सोचता है। ठीक है, इवन बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा ही होता है वैसे मेनली केसेस में मैंने देखा कि वो ट्रस्ट बनाना
ज्यादा जरूरी समझता है। एक मिडिल क्लास पर्सन होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को पहले ही टेंशन में आ जाता है, बुढ़ापा आ गया है तो मैं अपने बच्चों के नाम इतनी इतनी जमीन या इतना इतना जो भी है कर देता हूँ। ये इसके पीछे लॉजिक क्या नजर आता है? वैसे मैं आपको थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग, मैं कमेंट्स में लोगों से जानना चाहूंगा कितने लोगों ने विल बना के रखी है, जो बड़े लोग देख रहे हैं आपके घर पे बना है। मैक्सिमम मिडिल क्लास लोगों का विल है ही नहीं। इसी चक्कर में तो दो भाइयों के बीच में बाद में जमीनों को लेकर झगड़ा हो जाता है, मार काट पे आ जाते हैं, फिर जमीनों का बंटवारा। मैक्सिमम ने विल नहीं, क्योंकि घर वालों ने, अरे हमारे देश के सबसे रिचेस्ट फैमिलीज में ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सक्सेशन एक्ट के अंदर वो विल बनाना ही भूल गए थे। तभी तो दो भाइयों के बीच में इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही थी एक समय पे, जब हमारे देश में मनमोहन सिंह जी और नहीं, हमारे देश में जो प्रणब मुखर्जी तब फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने मीडिया पे आके बोला था कि भाई आप दोनों बहुत बड़े लोग हो, उसके कारण पूरी अर्थव्यवस्था हिल रही है, तो लड़ना झगड़ना बंद करो। ये तक सिचुएशन आ गई थी। तो आप ये समझो कि ये सोचना कि बड़े लोग, उल्टा बड़े लोग सबसे ज्यादा प्लानिंग करते हैं, वो बच्चों को नहीं देते, वो ट्रस्ट में रखते हैं। अब इसको आप समझिए, वो ट्रस्ट में क्यों रखते हैं? क्योंकि आप अगर अपने ऊपर कर रहे हो, कल को इतने सारी एजेंसीज हैं, ईडी है, ये है, वो है, इनकम टैक्स है, कल को अगर वो फ्रीज करेंगे, आपने कुछ भी गलती हो गया, आप फॉल्स एलिगेशन लगा, सबसे पहले आपके सारे एसेट फ्रीज हो जाएंगे। ट्रस्ट पे रखते हैं ना, वो फ्रीज नहीं होता। वो ट्रस्ट का है, चला आप रहे लेकिन ट्रस्ट का है, तो वो फ्रीज नहीं होता। सबसे पहले वो दिमाग ये लगाते हैं कि कल को भगवान ना करे कुछ एक गलती हो जाती है तो मेरे आने वाली पुश्तियां से गरीब ना रह जाएं, उनके लिए पैसा बचा रहे। तो वो पहली बात इसलिए ट्रस्ट बनाते थे। वेरी स्मार्ट हैक्स। वो कॉर्पोरेट अकाउंट बनाती है रादर देन पर्सनल अकाउंट। उनको पता है 26% टैक्स हम देके उसमें सारे एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। आम इंसान बोलेगा मैं 30% दूंगा। आम इंसान वो जब 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ वो समझ नहीं रहा, टैक्स में उसको सेस देना पड़ेगा, एक्सपेंसेस वो क्लेम नहीं कर पाएगा, इसलिए कंपनी बनाना है। तो बड़ा इंसान पहले से ही कंपनी बना लेता है, उसको पता है मैं यहाँ पर सेविंग्स कर सकता हूँ। सो बड़े लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग डेलीगेट करते हैं, वो सारे डिसीजन खुद नहीं लेते। उनको पता है फाइनेंस मेरा स्पेशलिटी नहीं है, तो मैं अकाउंटेंट्स की टीम रखूंगा, फाइनेंशियल एडवाइजर दूंगा, हर साल मैं उनको 1-1 करोड़ रुपए दूंगा, क्योंकि वो मेरे 10 करोड़ बचाने वाले हैं। एक आम इंसान बोलेगा यार चैट जीपीटी कर लूंगा ना, उससे सारी चीजें मिल जाएंगी। भैया चैट जीपीटी आधे आपको गलत इंफॉर्मेशन दे देता है। वो आपको चैट जीपीटी आपको दे क्या रहा है, एआई क्या दे रहा है? जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे उसको कंपाइल करके, तो पहला जो ब्लॉग आएगा उसके बेसिस पे एनालिसिस करके वो आपको वहां पर सोल्यूशन दे रहा है, क्योंकि वो तो जो हिस्ट्री ऑलरेडी इंटरनेट पे उसके बेसिस पे दे रहा है। लेकिन ये लोग अनुभवी हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं लीगल हम लड़ लेंगे चैट जीपीटी, एक आध केसेस आए जिन जीते भी हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे, बट मैक्सिमम टाइम वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन, प्योर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो बहुत ज्यादा आपको समझना है, बड़े लोग इन सारी चीजें, बड़े लोग पता है एक आम इंसान अपने बच्चों को बचपन से ट्रेन ही नहीं करता है। वो वेट करता है स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होगी, ये सारी चीजें। एक बड़ा इंसान बच्चों को 12-13 साल से ट्रेन करता है, किस तरह से पब्लिक ह्यूमिलेशन को झेलना है, किस तरह से अगर बैंकरप्सी हो जाए तो झेलना है, किस तरह से मीडिया के स्पॉटलाइट से आपको बचना है, ये सारी। तो ये लोग जब बड़े बनते हैं तो इन लोगों के लिए नॉर्मल होता है, हाँ ये सारी चीजें पावन है। ये इंसान जब अचानक से एक सक्सेसफुल होता है तो अरे यार मेरे को मीडिया पीछे पड़ गई, मेरे अंदर कंट्रोवर्सी हो रही है, मेरी ट्रोलिंग हो रही है, वो डिप्रेशन में आ जाता है और डिप हो जाता है। इसलिए एक बड़े इंसान का माइंडसेट ये रहता है, वो 3 बार बैंकरप्ट भी होगा तो भी वो वापस ऊपर चलेगा। ये बैंकरप्ट होगा तो सुसाइड करने की सोचेगा। उदाहरण के तौर पर बिल गेट्स लाइफ में 2 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप 4 कंपनीज उनकी बैंकरप्ट पहले हो चुकी हैं। जेफ बेजोस डाउन जीरो से वापस ऊपर गए हुए हैं। और आज सोचियो डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी दुनिया को हिला रहे हैं ये सब करने के बावजूद भी। वहीं पर एक आम इंसान वो 50,000 रुपए कमाता है, आज 50,000 खो जाए उसके सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं। ये माइंडसेट का डिफरेंस होता है। एक बिजनेसमैन अपने बच्चे को बचपन से ही ऐसी कौन सी बात है जो सिखाना शुरू कर देता है? इंडिया में देखा जाए तो स्ट्रीट स्मार्टनेस। अगर मैं बात करूं मोटा भाई की, तो जब दोनों भाई थे तो धीरू भाई सर ने एक टीचर तो फॉर्मल टीचर रखा था, एक टीचर रखा था जो स्ट्रीट स्मार्ट है, जो ट्रेन्स में लोकल में जाता था, जो बहुत स्मार्ट नेगोशिएशन करता था, जो चोरी डकैतियों को पकड़ लेता था, जो गलियों में जाता था, चौल में जाता था। उन्होंने जानबूझ के रखा था ताकि कल को अगर इस तरह का फेज आए तब भी उनके बेटे रेडी हो हाउ टू फेस दिस थिंग। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज, पैसा कैसे बनाना है, इन्वेस्ट करना है, वो एक रईस इंसान सिखाता है। मिडिल क्लास सिखाता है सेव कैसे करना है। वो लोग इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग जैसी चीजें सिखाते हैं। ये सिखाते हैं फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट करना बेटा, ये सिक्योर्ड रहेगा। वो ये नहीं सिखाते इन्फ्लेशन क्या होता है, ये लोग इन्फ्लेशन सिखाते हैं। ये लोग नेटवर्क की बात करते हैं। एक बड़ा आदमी हमेशा सिखाता है कि भाई आप खुद सोचिए ना, बड़े लोग क्यों अपने बच्चों को हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड भेजते हैं? इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए कि उनको पता है कि वहां पर जो बच्चे आ रहे हैं वो किसी रॉयल प्रिंस के बच्चे होंगे, वो ऐसे बच्चे होंगे जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के। कल को हमारा बेटा बड़ा होगा, उसका फ्रेंड सर्कल वही है, दोस्ती होगी, कोलैबोरेशन होगा और बहुत सारा पैसा बनेगा। तो वो लोग लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिखा रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट टर्म। यहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली में सिंपल सा होता है, सिक्योरिटी इतनी सिखाई जाती है कि बेटा तू बस पढ़ ले, पढ़ने के बाद तू नौकरी कर ले, नौकरी के बाद शादी कर ले, शादी के बाद बच्चे कर ले, उसके बाद तो वो मरी जाएगा। सिंपल सी बात है। बहुत कम लोग इस मैट्रिक्स से निकल पाते हैं। इन लोगों को तो स्टार्टिंग से बताया जाता है बेटा कैलकुलेटिव रिस्क लो,
जितने जल्दी लोगे उतना जल्दी तुम संभलोगे। इसलिए आप देखोगे हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों के बच्चे 15-15, 16-16 साल से अपने ऑफिसेस जाना शुरू कर दिए थे। जैसे ही उनकी एजुकेशन खत्म हुई उनको पोस्ट दे दी गई और अभी उनके पास 7-7, 10-10 साल का उन्हीं की कंपनी एक्सपीरियंस है। उनको पता है नेक्स्ट लीडर्स को अगर रेडी करना तो उनको नीचे से घसीट के लेके जाना है। तो ये लोग कंफर्ट से ज्यादा स्टार्टिंग में देखते हैं कि किस प्रकार से ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। यहाँ पर हमारे देश में आप देखिए मिडिल क्लास में 40 का भी लड़का अगर हो जाता, शादी भी हो गए, बच्चे भी हो गए, तो भी माँ बाप एक बहुत ही कंफर्ट में रहते हैं कि अच्छा जमीन लेना है, हमारी ना गांव की जमीन बेटा बेच देते हैं, तू थोड़ा ईएमआई ले लेना, थोड़ा अपना सेविंग लगाना। ये बड़े लोग ऐसा नहीं करते हैं, अपने दम पे करो। उनको पता है बैक कि एट द एंड साम्राज्य इनको ही मिलना है, इनके बच्चों को, लेकिन वो तैयार करते मेंटली। तो इट्स हाई टाइम कि एक नॉर्मल इंसान भी उनको तैयार करना शुरू करे, रफ एंड टफ बनना शुरू करवाए। धीरूभाई अंबानी स्कूल में ज़्यादातर बच्चे जितने भी ये अमीर लोग हैं उनके ज़्यादातर बच्चे उधर ही पढ़ते हैं, है ना? तो ये भी कनेक्शन बिल्ड है या फिर कुछ और एक तो कनेक्शन बिल्ड है और दूसरी बात आप समझिए, एक बहुत सिंपल सा कहावत है, यू बिकम एवरेज ऑफ 5 पीपल जिसके साथ आप रहते हैं। अब सोचिए उस तरह के स्कूल में आ रहे हैं जहां पर लाखों की फीस है, करोड़ों की फीस है, तो आएंगे भी उसी मेंटल एप्टीट्यूड। बहुत कम लोग होंगे जो लोन वोन लेके जस्ट बिकॉज हमारा बच्चा वहां पर पढ़े वैसे आएंगे। उनका माइंडसेट वैसा होगा, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स वैसा होगा। तो आप जिस तरह के लोगों के आसपास रहेंगे उस तरह के आप लोग बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे बड़े लोग चाहते हैं, प्लस ये लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस करते हैं। ये लोग रट्टू तोता नहीं बनना चाहते। ये लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे रेडी हो जो मल्टी डायमेंशनल हो, जिनका कम्युनिकेशन सही हो, फिजिकली सही हो, मेंटली सही हो, डिसीजन मेकर्स हो, कॉग्निटिव एबिलिटी सही हो। ये सारी चीजें देखने की कोशिश करते हैं। वहीं पर एक आम इंसान जब स्कूल पे जाता है, वही घिसा बेटा 20 साल पुराना वाला करिकुलम चलता है जिसके लिए ओवर एग्जैक्चुरेटेड फीस लिया जा रहा है। 14% से एजुकेशनल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो भी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो एट द एंड यहां पर चाहे वो धीरूभाई अंबानी स्कूल हो या कोई भी हो, वहां पर उनको फ्यूचर रेडी किया जा रहा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ, और नेटवर्क लाइक माइंडेड लोग वहां पर मिल रहे हैं। प्लस बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये लोग फ्यूचर का भी ऐसे, इनके कॉलेज और स्कूल्स भी ऐसे सेट किए जाते हैं कि इन केस आगे चल के इनके रिलेशनशिप्स बनेंगे, जिससे फैमिलीज बनेंगी, ये भी उसी क्लास के लोग रहे। अभी क्या हुआ था कि मैं काशी गई थी, पीएम Okay. का वहां पर इवेंट था जी। तो मैंने बहुत करीब से पीएम के काफिले को उस दिन देखा, बहुत करीब से। तो बहुत सारी कार थी, रेंज रोवर में बैक, बहुत सारी कार थी उसमें। और मेरे मन में अभी एक क्वेश्चन आया जस्ट ऐसे ही, ये कैसे सिलेक्ट किया जाता है? मतलब कैसे होता है ये पूरा का पूरा कार का सिलेक्शन पीएम के लिए? यार देखिए, आप इस चीज को समझिए। फॉर एग्जांपल हमारे इधर जो सबसे प्रोमिनेंट लोग होते हैं उनको जेड सिक्योरिटी मिलती है, जिसमें हाँ। प्रधानमंत्री जी हैं, मुकेश अंबानी जी, इनको जेड सिक्योरिटी मिलेगी। मतलब एसपीजी भी है पीएम के एसपीजी, साथ, राइट? करेक्ट। तो ये करीब करीब 25 से 30 लाख रुपए महीने का जाएगा, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल फॉर आवर कंट्री। तो पहली चीज ये हो गई। रही बात गाड़ियों की कि ये किस बेसिस पे, तो आप देखेंगे ज्यादातर रैदर देन सिलेक्शन ऑफ की डिफेंडर ली जाए या फिर मर्सिडीज ली जाए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेफ्टी। बिकॉज ये इतने ज्यादा की प्रोफेशनल है, की इंपॉर्टेंट लोग है कि इनके लिए सेफ्टी सबसे ज्यादा है। तो काफी सारे लोग सोचते होंगे कि महंगी गाड़ी ली जा रही है, महंगी से ज्यादा प्रोटेक्टिव गाड़ी ली जा रही है, जिनकी शील्ड्स अच्छे हैं, जिसका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है, जिसका प्रोटेक्शन अच्छा है। तो ये ना बहुत लोगों को लगता है कि भाई बहुत पैसा उड़ाया जा रहा है, नहीं, बिकॉज वो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल्स है कि उनको लिए ये सारी चीजें की जाती है। लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन तो जी। बहुत ज्यादा है बट टाइम I की can कमी है understand. हमारे पास। अच्छा, अभी आप दुनिया में सबसे पावरफुल लीडर किसको मानते हैं? लैरी फ्रिंक करके हैं, ब्लैक रॉक के मालिक हैं। और जब मैंने इनके बारे में बोलना शुरू किया था 5-6 साल पहले, तब इनकी कंपनी 7 या 6 ट्रिलियन डॉलर नेटवर्थ ऑक्यूपाई करती थी। आज जब हम बात करें 13 से 14 ट्रिलियन डॉलर। तो पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं, ये इंसान इतना ज्यादा पैसे कमांड करते हैं इनके इशारों पे कि भारत की इकोनॉमी के स्टॉक मार्केट 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है और इनके 14 ट्रिलियन डॉलर का। तो ये एक कंपनी में सारा एसेट करते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, 99% चांस है उनका पैसा उसमें लगा हुआ है। चाहे वो एप्पल का फोन यूज कर रहे हो, नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हो, कोई ओटीटी यूज कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो। इंडिया में भी उन्होंने जियो के साथ अब टाई अप करके रखा हुआ है ब्लैक रॉक ने। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही भयंकर तरीके से ये पावरफुल इंसान है। पावरफुल कितने इंसान है, इनके पास एक सॉफ्टवेयर अलादीन करके। अलादीन ऐसी चीज है कि ये इतने मल्टीपल डेटा पॉइंट्स एक साथ ले रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स ले रहे हैं। जब तक इंसान सोचेगा ना, तब तक इनका ट्रेड हो गया होगा, एग्जीक्यूट हो गया होगा, इन्वेस्टमेंट हो गया होगा। किसी डेमोग्राफिक पे क्लाइमेट देख ले रहे हैं, अर्थक्वेक कहाँ है ये देख ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। तो लैरी फिंक ये हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि बेस्ट सीरीज आप कौन सी रिकमेंड करेंगे और बेस्ट बुक ऑल्सो ग्रो करने के लिए इंसान? ठीक है, तो बेस्ट सीरीज देखिए सबके लिए अलग होगा। मैं कहूंगा कि अगर बेस्ट सीरीज आप बात कर रहे हैं
सो पुराना है, लेकिन सूट्स नाम की एक सीरीज है जो मैं कहूंगा कि आप देखिए। मैं ये नहीं देखने के लिए लॉयर्स की लाइफ, कॉर्पोरेट लॉयर्स की कितनी लाइफ लुक्रेटिव है, बट कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ उससे एक प्रोफेशनलिज्म के बारे में सीख सकते हैं। मसाला तो हर जगह होता है, तो वो वाली चीज़ है। अगर आप बेस्ट बुक्स की बात करें तो 3 बुक्स होंगी जो मैं सबको रिकमेंड करूंगा। नेपोलियन हिल ने एक किताब लिखी थी, थिंक एंड ग्रो रिच, ये आपके माइंडसेट पे बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। दूसरी साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल ने लिखी है। इससे आपको समझ में आएगा कि पैसे को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, व्हाट इज इनफ, काफी सारी चीजें आपको यहाँ से समझ में आने लगेंगी। और तीसरी किताब जो मैं कहूंगा जो सबको शायद पढ़नी चाहिए, अगर आप हिंदू हैं तो भगवत गीता, अगर आप मुस्लिम हैं तो कुरान, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबल। जो भी आपकी रिलीजियस किताब है कृपया करके पढ़िए, बिकॉज लेसन्स मोर और लेस हर जगह सेम होंगे, लेकिन आप जब ये पढ़ते हैं तो आपको जीवन जीने का तरीका समझ में आता है। आजकल जितने क्रिएटर्स ऑन स्क्रीन दिखते हैं, ऑफ स्क्रीन उनकी लाइफ में बहुत अकेलापन भी है, बिल्कुल है। डिप्रेशन भी है, बिल्कुल। और आप भी एक क्रिएटर ही है। हाँ नहीं, मेरे तो डिप्रेशन कुछ नहीं है भगवान के उससे, बट आप सवाल कंप्लीट कर लेकिन लीजिए। आपको नहीं लगता कि हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम है या खुद हाँ, से दिल से मुस्कुराना भूल गए हैं? यार ये सिर्फ क्रिएटर्स की लाइफ नहीं है, ये सबकी लाइफ है। हम्म। आप कॉर्पोरेट में जाइए, कॉर्पोरेट में मैं देख रहा हूँ कोई बंदा स्टोरी डाल रहा है, बेस्टेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, पता नहीं तो ये क्या होता है बेस्टेस्ट हबी, और अगले दिन मेरे को पता लग रहा है इनके घर पे इतने क्लेश चल रहे हैं तो डाइवोर्स का सोच रहे हैं। तो वैलिडेशन के पीछे हर कोई दौड़ने लग गया, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। असली खुशी आपको अंदर से आएगी, लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। फिलोसफिकल साउंड करेगा, लेकिन थोड़ा पैसा कमाने के बाद ही ये फिलोसफी बाहर आती है, जब आपको रियलाइज होता है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल पैसे कमाओ, पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे करो, रैट रेस पे मत घुसो। दूसरी चीज़ ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हर कोई ये सोचता है, मेरे को आज भी इतने लोग बोलते हैं भाई तुम इंस्टाग्राम यूट्यूब एडिट कर लो। मैं आज भी वही फ़ोन ऐसे उठाता हूँ, जब मन करता है मैं अपने हिसाब से डाल देता हूँ। भगवान की दुआ से अक्रॉस द प्लेटफॉर्म 6.5-7 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। मैंने आज तक कोई एडिटिंग नहीं करी, सिर्फ ब्रांड्स के जब आते हैं तब मैं करता हूँ। तो लोग तो तब भी कहते थे कि जब तक एडिटिंग, मैंने बोला भाई मैं जैसा हूँ जो पहना है जैसा पहना है मैं कर देता हूँ। सो मैं यही कहूँगा कि भाई एक्सटर्नल वैलिडेशन आप जब तक ढूंढोगे तब तक आप खुश नहीं रहोगे। यस, जो आप क्रिएटर्स की बात बोल रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हमारे सर्कल में काफ़ी हैं जो वो दौड़ से निकल ही नहीं पा रहे, उस दौड़ में लगे हुए हैं। वो और फेम चाहिए, अचानक से डिप्रेस हो जाएंगे क्योंकि उनकी फेलो क्रिएटर के ज्यादा व्यूज आ गए, इनके नहीं आ गए। जब तक आप ये वैलिडेशन मैट्रिक्स पे आप फंसे रहोगे कि लोग क्या बोलेंगे, भैया लोगों के खुद के 100 प्रॉब्लम्स है। एक दिन ट्रोलिंग होगी, 2 दिन ट्रोलिंग होंगे, तीसरे दिन सब अपने काम पे लग जाएंगे। सो इस लूप से निकलने का तरीका ही स्पिरिचुअलिटी है, जिसपे हम अगर पार्ट 2 करेंगे, लोगों ने लिखा पार्ट 2, तो उस पे हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच Thank you so अभिषेक much. फॉर योर प्रेशियस टाइम। Thank you so much. Thank you.